हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो यार काफ़ी सारे दोस्तों ने काफ़ी दिन से बोला हुआ था कि एक बार आप मेदांता हॉस्पिटल का बताओ कि मेदांता हॉस्पिटल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताजो हम कल को इंटरव्यू देने के लिए जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सके। तो एक्चुअली में पता मुझे भी नहीं था क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं गया था। तो फाइनली आज मेरा टाइम लगा था तो मैं आज वहाँ पे इंटरव्यू दे के आया हूँ। तो काफ़ी सारे नए नए क्वेश्चन, मतलब जो ऑलमोस्ट मैंने अपनी पहली वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन जो शेयर करे हैं, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन वहाँ पे भी आए थे। कुछ थोड़े से क्वेश्चन जो कि उन्होंने डिफरेंट सेपरेट थे उससे, जो मैंने आपके साथ नहीं शेयर करे थे, तो उसको भी आज मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा। तो ऑलमोस्ट 13-14 क्वेश्चन है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जो मुझे अलग से देखने के लिए मिले थे। मेदांता में क्या क्या पूछते हैं ये जानने के लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा मेदांता हॉस्पिटल में। तो चलिए हम सब चलते हैं मेदांता हॉस्पिटल। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले बात करी थी और मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस करे थे पहली वाली वीडियो में, तो ऑलमोस्ट उसी से क्वेश्चन आए थे। तो कुछ क्वेश्चन है डिफरेंट जो इसमें नए मुझे देखने के लिए मिले थे, तो इसलिए वो सारे जो नए वाले क्वेश्चन है वो भी मैंने आपके साथ आज डिस्कस करने हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों अभी कर दो, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हो ना तो यार देखते देखते आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि आपकी बॉडी में से कौन कौन सी ऐसी साइट है यहाँ से आप पल्स को फील कर सकते हो। तो ये सब ऑलमोस्ट मैंने पहले भी आपको बता दिया है, अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है कि रेडियल से फील कर सकते हैं, ब्रेकियल, टेम्पोरल, एपिकल और कैरोटिड। और अगर नीचे लोअर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो वहाँ पे पीडियल कर सकते हो, टीबियल कर सकते हो, पॉप्लिटियल आर्टरी कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग जगह के नाम आप बता सकते हो उनको। वो वहाँ पे आपको जस्ट लेबल करके बताना होता है कि कौन कौन सी जगह पे आपकी कौन कौन सी जो आर्टरी है वो फील होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था रीस्ट्रेन का। रीस्ट्रेन के बारे में पूछा था कि रीस्ट्रेन क्या होता है। वहाँ पे मतलब जब आपकी इंटरव्यू होती है उसमें भी आपको रीस्ट्रेन के बारे में पूछ सकते हैं। तो रीस्ट्रेन का आपको पता होना चाहिए, रीस्ट्रेन की पॉलिसी क्या है और रीस्ट्रेन कौन कौन सी टाइप की होती है। जैसे 2 टाइप की होती है, फिजिकल और केमिकल। तो उसमें आप फिजिकल में दोनों हैंड्स को और दोनों एंकल को टाई करते हो। फिर जो केमिकल होती है उसमें आप कौन कौन से सेडेशन पेशेंट को देते हो, वो मतलब थोड़ा सा आप उसमें बता सकते हो कि कौन कौन से इंजेक्शन। जैसे अगर नारकोटिक सेडेशन की बात करें तो फेंटानिल वगैरह हम देते हैं पेशेंट को। अगर पैरालिटिक एजेंट्स की बात करें तो उसमें हम एट्राक्यूरियम वैक्यूरियम पेशेंट को देते हैं। तो ऐसे ही 2-3 चीज़ें आप बता सकते हो। फिर नेक्स्ट ब्लड प्रोडक्ट्स का वो आपसे पूछ सकते हैं कि जब आप ब्लड देते हो तो कैसे देना होता है। ये भी मैंने क्वेश्चन आपसे पहली वाली वीडियो में डिस्कस करा हुआ था कि जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे देते हैं, उसकी चार्टिंग कैसे करते हैं। अगर आप पैक्ड रेड ब्लड सेल, जिसको हम PRBC बोलते हैं, अगर वो देते हो तो उसमें आपको जो चार्ट होता है, फर्स्ट आवर में आपको 15 मिनट्स के इंटरवल पे जो वाइटल साइन है वो चार्ट करने होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला आवर है उसमें आपको हाफ आवर के बाद करने होते हैं, और नेक्स्ट में आपको 1 आवर का, और उसके बाद भी 1 आवर से मतलब 4 घंटे में आपको देने हैं। तो 4 घंटे में आपको 8 रीडिंग्स मतलब टोटल फिल करनी होती है। फिर आप FFP का बता सकते हो, STP, RDP और होल ब्लड जो आप देते हो उसके बारे में बता सकते हो। देन एक और उन्होंने पूछा था राइट्स ऑफ मेडिसिन। राइट्स ऑफ मेडिसिन का भी आपको पता है 10 राइट्स होते हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। राइट पेशेंट, राइट टू, राइट मेडिसिन, राइट डॉक्यूमेंटेशन, है ना, वो सारे आपको पढ़ने हैं, वो भी आपको पूछ सकते हैं। तो ACLS और BLS का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। BLS जिसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट और ACLS जिसको हम एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। तो उसमें ज़्यादा डीपली तो जाते नहीं, लेकिन सुपरफिशियल आपसे पूछते हैं कि ACLS में क्या क्या करते हो।
तो उसमें आपको वो अच्छे से पढ़ना है, शॉकेबल और नॉन शॉकेबल रिदम जो होती है उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर मैनेजमेंट करते हो, तो वह कैसे करनी होती है वो आपको पढ़नी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो उसमें भी आपको पूछते हैं कि ऑक्सीजन आप कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो पेशेंट को। तो नॉर्मली हमें पता है ऑक्सीजन मास्क के थ्रू कर सकते हैं, नेजल प्रोंग के थ्रू कर सकते हैं, ऑक्सीजन रीब्रीदिंग मास्क जो होता है उसके थ्रू कर सकते हो, बाईवेप लगा सकते हो, या मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू कर सकते हो। उसमें आपको पता होना चाहिए नेजल प्रोंग है उससे हम 6 लीटर से ज़्यादा देते नहीं है, और जो ऑक्सीजन मास्क है उसके साथ हम देते हैं 10-12 लीटर तक उससे देते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा पेशेंट का नहीं मेंटेन हो रहा है हम देते हैं ऑक्सीजन रीब्रीदिंग मास्क जो होता है वो हम देते हैं। और अगर उसके साथ भी मेंटेन नहीं हो रहा है तो बाईवेप लगाते हैं, उसके साथ भी मेंटेन नहीं हो रहा है देन हम मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NSI, जिसको हम नीडल स्टिक इंजरी बोलते हैं। तो नीडल स्टिक इंजरी का आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो उसमें अगर आप वो आपको पूछते हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि जो आप जिस डिपार्टमेंट में हो वहाँ का जो सुपरवाइज़र उसको इन्फॉर्म करना है, देन ICN को इन्फॉर्म करना है, देन ICN जिसको हम इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स बोलते हैं उसको इन्फॉर्म करना है, देन फिर वो आपका आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। जिस पेशेंट का आपको नीडल स्टिक इंजरी हुआ फिर उसके हम इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, उसके हम वायरल चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव तो नहीं है। और इन केस मान लो अगर पेशेंट पॉजिटिव होता है, अगर आपको जिस पेशेंट का नीडल स्टिक इंजरी हुआ है अगर वो पेशेंट हेपेटाइटिस B पॉजिटिव निकलता है तो उस टाइम पे फिर आपका जो फर्दर एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसको हम टाइटर बोलते हैं, टाइटर नाम का एक टेस्ट होता है वो हम करवाते हैं। तो उसकी भी जो रेंज है 10 तक होती है। अगर टाइटर की जो वैल्यू है 10 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा आ रही है तो आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर 10 से कम है तो आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वही आपको HIV पेशेंट का नीडल स्टिक इंजरी हो जाता है उस टाइम पे जो वही NSI का ही प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। तो देन जो आपका तो उसके बाद आपके टोटल 4 चेकअप होते हैं उसमें। तो फर्स्ट जो चेकअप है वो उसी दिन होता है जिस दिन आपको नीडल स्टिक इंजरी हुआ है। तो जो सेकंड वाला है वो आपका 42 डेज़ के बाद होता है। तो जो नेक्स्ट है वो आपका 3 मंथ के बाद होता है, और जो नेक्स्ट है वो आपका 6 मंथ के बाद होता है। तो टोटल आपके 4 चेकअप होते हैं। तो अगर मेडिसिन की बात करें तो इसमें ART थेरेपी आपको दी जाती है जिसको हम एंटी रेट्रोवायरल बोलते हैं। तो ART में आपको 3 ड्रग दी जाती है। ART जो है वो टोटल 28 डेज़ का कोर्स होता है। 3 टैबलेट आपको दी जाती है जिसको हम TLE के नाम से बोलते हैं, T4 टेनोफोविर, L4 लेमिविडिन और E4 इफेवेरेंस। ये तीनों टैबलेट आपको दी जाती है अगर आपको HIV पॉजिटिव वाले पेशेंट का नीडल स्टिक इंजरी हुआ है तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नर्सिंग एम्पावरमेंट। तो नर्सिंग एम्पावरमेंट के बारे में वो आपको उसका क्वेश्चन तो नहीं आता है उसमें। आपको अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो उस टाइम पे आपको वो पूछ सकते हैं कि नर्सिंग एम्पावरमेंट का क्या मतलब है। अगर आप एज ए नर्स काम कर रहे हो किसी हॉस्पिटल में, ऐसी कौन कौन सी एम्पावरमेंट है जो हॉस्पिटल के द्वारा आपको दी होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या एम्पावरमेंट जो है नर्सिंग स्टाफ के पास होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका पेशेंट है उसकी सैचुरेशन डाउन जा रही है तो वहाँ पे आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही उसको ऑक्सीजन लगा सकते हो, सीधा ऑक्सीजन दे सकते हो। अगर आपके पेशेंट को चेस्ट पेन हो रही है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका ECG कर सकते हो। अगर आपके पेशेंट को पेन हो रही है तो उसमें आप डाइवर्शनल थेरेपी दे सकते हो। जो और पेन में मैनेजमेंट के लिए अलग अलग जैसे कोई हॉट या कोल्ड एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिजियोथेरेपी करवा सकते हो, उसमें आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप वार्ड में काम कर रहे हो, आपका पेशेंट जो है डिटीरियोरेट हो रहा है तो वहाँ पे आप कोड RRT अनाउंस कर सकते हो, या कोड ब्लू आप अगर आपका पेशेंट अरेस्ट होता है तो कोड ब्लू आप अनाउंस कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों के लिए आप एम्पावरमेंट होते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है वहाँ पे भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से ही उसको हाइपोग्लाइसीमिक ट्रीटमेंट जो है वो दे सकते हो बिना किसी के ऑर्डर के। आप क्या क्या काम कर सकते हो उसको ही आप नर्सिंग एम्पावरमेंट बोलते हो। तो नेक्स्ट है हमारा ADR जिसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। इसमें 2 चीज़ें आपको पूछते हैं, ADR और ADE। ADR का मतलब है एडवर्स ड्रग रिएक्शन और ADE का मतलब है एडवर्स ड्रग इवेंट। तो ये दोनों में डिफरेंस जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ADR का मतलब है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फॉर एग्जांपल डॉक्टर अगर कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है पेशेंट के लिए, मान लो कोई भी इंजेक्शन हो सकता है, अगर आप कोई एंटीबायोटिक है, फॉर एग्जांपल कोई मोनोसेफ इंजेक्शन है, अगर वो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब करा है कि 1 ग्राम पेशेंट को देना है, आपने 1 ग्राम दिया है, तो इंजेक्शन देने के बाद अगर पेशेंट को कोई रिएक्शन होता है तो उसको हम ADR में काउंट करते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में। ये तो हो गया एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और अभी हम बात करते हैं ADE, एडवर्स ड्रग इवेंट की। तो एडवर्स ड्रग इवेंट क्या है? फॉर एग्जांपल पेशेंट को प्रेस्क्राइब करा है कि लेसिक्स जो है 20 मिलीग्राम देना है, ठीक है। तो आपने उसको 20 मिलीग्राम नहीं दिया, आपने 40 दे दिया।
जहाँ डॉक्टर ने 40 आपको प्रेस्क्राइब करा तो आपने 20 दे दिया या 10 दे दिया, तो वो होता है एडवर्स ड्रग इवेंट। तो नेक्स्ट है म्यूज़, जिसको हम MEWS, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग साइन। एज अर्लियर जैसे मैंने अभी बात करी थी कि कोड RRT जो नर्सिंग एम्पावरमेंट है कि आप कोड RRT अनाउंस कर सकते हो। RRT का मतलब क्या होता है? रैपिड रिस्पॉन्स टीम। तो रैपिड रिस्पॉन्स टीम में कुछ ऐसे टीम मेंबर होते हैं जिसमें डॉक्टर आते हैं, इंटेंसिविस्ट आते हैं, ICU का स्टाफ आता है, या कोड ब्लू टीम से ICU का स्टाफ आता है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ आता है। तो ये कुछ मेंबर होते हैं जो कोड RRT में होते हैं। जो कोड RRT है ये ICU में कभी अनाउंस नहीं होता है, जो वार्ड में ही अनाउंस होता है। तो म्यूज़ क्या है? एक इसको हम एज ए टूल यूज़ करते हैं। अगर आपके पास वार्ड में कोई पेशेंट है वो डिटीरियोरेट हो रहा है तो इसकी एक नंबरिंग होती है, तो 1 2 3 और 1 2 3, एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों का मतलब 0 1 2 3 तक नंबर दिया होता है। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर आपको पेशेंट की सिचुएशन देखनी है। इसमें आप क्या क्या देखते हो? इसमें आपने देखना होता है पेशेंट का टेम्परेचर, हार्ट रेट, BP, यूरिन आउटपुट, पेन, रेस्पिरेशन और GCS। पेशेंट का GCS डाउन जा रहा है तो आपने कोड RRT अनाउंस करना है। पेशेंट का हार्ट रेट अगर 100 to 120 से भी ऊपर जा रहा है, ज़्यादा टैकीकार्डिया हो रहा है, तो आपने कोड RRT अनाउंस करना है। अगर 60 से कम ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है तो आपने अनाउंस करना है। वैसे ही अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेशन रेट बढ़ रहा है तो आप अनाउंस कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि इसको स्कोरिंग के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड करा होता है। तो आपने एक बार अच्छे से इसका स्कोर पढ़ लेना कि 1 2 3 में क्या क्या आता है और -1 2 3 में क्या क्या आता है, ठीक है? तो वो चीज़ आप पढ़ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो कहीं भी आप जाते हो तो ये तो आपको पूछते हैं। तो कोशिश करो कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो कोशिश करो 5-6 बार घर से हाथ धो के जाना है और पूरे 6 के 6 स्टेप करके जाना है, ठीक है? तो आपको अच्छे से मतलब याद रहेगा, फिर आप भूलोगे नहीं जाते टाइम। 6 स्टेप जो है वो आपको पढ़ने हैं, क्या क्या होते हैं वो आपसे रिटन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं और अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है? 6 स्टेप और जो 5 मूवमेंट होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। 5 मूवमेंट्स आपको पढ़ने मतलब कब कब आपको हैंड वॉश करना है, तो 5 मूवमेंट होते हैं वो आपने पढ़ना है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा था कि जब आप पेशेंट को इंटूबेट करते हो तो इंटूबेशन के बाद जो लेरिंजोस्कोप है उसको किस चीज़ के साथ साफ़ करते हो, किस सोल्यूशन के साथ साफ़ करते हो? तो वो आपको याद रखना है कि जब भी आप पेशेंट को इंटूबेट करो तो उसके बाद जो हम उसको क्लीन करने के लिए जो साइडेक्स का यूज़ करते हैं। साइडेक्स एक सोल्यूशन होता है जिसका केमिकल नेम होता है ग्लूटाल्डिहाइड। तो सीधा आप साइडेक्स करके भी बोल सकते हो, जो उसका ट्रेड नेम होता है। तो साइडेक्स के साथ हम क्लीन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो उन्होंने इंटरव्यू में पूछे थे और आई होप कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो गए। तो अगर आप एज ए फ्रेशर जा रहे हो तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, अगर आप एज ए एक्सपीरियंस स्टाफ जा रहे हो तो भी वो आपसे पूछ सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। आई होप काफ़ी सारे क्वेश्चन आज हमने कवर करे हैं। आई होप कि आपकी आने वाली इंटरव्यू ज़रूर क्लियर हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी हेल्प भी मिली है, तो इसीलिए मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहती है कि मैं और भी आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आऊँ, ताकि ऐसा ही कोई भी इंटरव्यू ना हो जो आप क्लियर ना कर सको। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।